हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज कृति एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री बुक। मेरा एक छोटा सा क्यूट सा चैनल जिसको तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मे आई नो व्हाई? क्योंकि आ रहे हो, देख रहे हो, लाइक कर रहे हो वीडियो को, बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। जल्दी से जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो and do not forget to share with your friends. So guys, this is the second lecture of chemical kinetics and the most important lecture, क्योंकि जो इस लेक्चर में हम बेसिक सीखेंगे वो पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन आएगा अबाउट द रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटल होता है, थियोरेटिकल होता है, क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो सब इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। आई हैव सम होमवर्क क्वेश्चन जो कि मैं अपने लिंक्डइन कह रही टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, नॉट लिंक्डइन चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जो सेम नाम से है, दी केमिस्ट्री बुक नाम का चैनल है टेलीग्राम पे, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो या फॉलो कर लो। फॉलो बोलते ना आई थिंक टेलीग्राम पे, हाँ। सो प्लीज फॉलो दैट चैनल बिकॉज जो भी वीडियो का पीपीटी रहता है दैट इज पोस्टेड देयर, यू कैन डिस्कस वहां पे। अभी मेरे पास 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। सो द लेवल ऑफ टीचिंग इज गोइंग टू बी द सेम। जेईई एंड एडवांस रहेगा, नीट यूजी लेवल आपके लिए रहेगा, बोर्ड्स लेवल रहेगा। मेरे पास कुछ क्लासरूम क्वेश्चंस भी है विच आई कैन शेयर विद यू गाइज इन दी टेलीग्राम चैनल। बट उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अपनी कॉपी पेन निकाल लो और बैठ जाते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो जस्ट टेक अ क्विक रिकैप। विल स्टार्ट विद अ वेरी क्विक रिकैप कि जो हमने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के। केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, प्लीज वॉच इट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिकॉज ओवर देयर आई हैव टॉक्ड अबाउट द स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ सकते हैं, उन सभी हर एक चैप्टर की डेफिनेशन मैंने वहां पे बताई है। What is the scope of chemical kinetics? Chemical kinetics क्या होते हैं? Basically to know the speed of the reaction, like how fast or how slow it is, and how many steps are there, the mechanism of the reaction, rate of a reaction, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने hint दे दिया था, average instantaneous rate and the unit of rate. This is what we have done till now. Now we'll understand the expression of rate. Like how do we express the rate of the reaction? अब देखो जनरल इक्वेशन दे रखी है, एम ए प्लस एन बी गिविंग पी सी प्लस क्यू डी। पहले तो मुझे बता दो कि जो एम एन पी क्यू ये सब क्या है, इनको नाम दिया जाता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, सब बहुत अंग्रेज होंगे, मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलती हूँ, सम से स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो तुम्हें बोलना है बोलो, एक ही मतलब है। केमिस्ट्री में इंग्लिश पे नहीं, मीनिंग पे जाएंगे। दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो बेसिकली आई कैन से कि m moles of A reacts with n moles of B to form p moles of C and q moles of D, राइट? हम इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये तो एक जनरल इक्वेशन होगी। एक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट को कैसे लिखना है, हमें कैसे लिखना है, अब देखो। रेट लिखना है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस 1/m dA by dt equals to minus 1/n dB by dt plus 1/p dC by dt प्लस 1/में Q D कैपिटल D by dt। सो इफ यू रिमेम्बर ये किस तरह का हमारा रेट है, दिस इज बेसिकली यार इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि हम एवरेज रेट को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज एवरेज रेट मतलब जो लार्ज इंटरवल पे निकाला जाए, और स्मॉल d हमारा इंस्टेंटेनियस रेट बताता है विच इज कैलकुलेटेड फॉर अ स्मॉल इंटरवल। अब दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन और इसी फॉर्मूला से रेट एक्सप्रेशन आ जाता है। But why we have written all the stoichiometric coefficient in the denominator, और हमने सबको इक्वेट क्यों किया? क्वेश्चन ये बन सकता है। चलो फिर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव CO प्लस NO2 गिविंग CO2 प्लस NO। मान लो ये एग्जांपल है।
ठीक है, तो आई कैन से 1 मोल ऑफ CO रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ NO2 रिएक्टिंग फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ NO। नाउ पहले तो इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लो। रेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर डिसअपियरिंग इन द रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन में जब हम आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं तो रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी वॉल्यूम या उसका प्रेशर सब कम होता चला जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसको किस में बदलना होता है, प्रोडक्ट में बदलना होता है। सो वी राइट बाय द नेगेटिव साइन। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट राइट दैट माइनस, अब देखो स्ट्राइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके लिए क्या है, 1 1। सो विल राइट सिंपल माइनस dCO by dt minus dNO2 by dt plus dCO2 by dt and प्लस DNO by dt। अब ये तो बहुत इजी था कि जितना मोल CO का या जितनी कॉन्सेंट्रेशन CO की डिक्रीज हो रही है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन CO2 का इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों? बिकॉज 1 मोल ऑफ CO is forming how many moles of CO2? 1 mole of CO2 है ना। सो वी कैन से कि जितना भी CO की कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज आया होगा उतना ही CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज आया होगा। इसलिए जितना भी चेंज हम देख पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम सब क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। जितना रिएक्टेंट कम हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। लेट्स टेक कि मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 थी, इसकी कुछ नहीं थी। आफ्टर अ वाइल लेट्स से 15-20 सेकेंड बाद ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये कितना हुआ, ये भी 5 हो गया ना, ये सब भी 5 हो गए, है ना। जितना कम CO हुआ उतना ही ज्यादा CO2 और NO हुआ। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सिनेरियो था। ये मान लेते हैं ये हमारा केस 1 है, दिस इज केस 1। मैं केसेस के थ्रू पढ़ाऊंगी। केस 1 व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर सेम, सेम है, ठीक है। ओहो क्या हो रहा है, सेम, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, एक एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं। मान लो हमारे पास है 2H2O2 गिविंग 2H2O प्लस O2। अभी ये रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे? मोल कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है, रिएक्शन को पढ़ना सिखाता है। कैसे कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 decomposes to give us 2 moles of H2 and 1 mole of O2। So can I say कि 2 mole of H2O2 decomposes to give 1 mole of O2, 1 mole of O2। So the rate of increase in concentration of O2, मतलब O2 की concentration कितनी increase हो रही होगी, it will be half the decrease in concentration of H2O2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 मोल ऑफ H2O2 से 1 मोल O2 बन रहा है। तो जितना अमाउंट O2 का इंक्रीज किया होगा दैट विल बी हाफ ऑफ H2O2। 2 से 1 है ना, आधा है ना, O2 की अमाउंट आधी है H2O2 के कंपैरेटिवली। सो कैन वी से कि रेट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू हाफ द रेट ऑफ H2O2। बस अब लिखने का तरीका है। सो डेल्टा O2 बाय delta T is minus half delta H2O2 by delta T। अब माइनस प्लस का रीजन सेम, प्रोडक्ट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, रिएक्टेंट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, रेट जो होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा रेट। क्यों? क्योंकि रेट क्या है, चेंज बता रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, रेट हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। सो अगर मुझे इस पूरी इक्वेशन को रेट के एक्सप्रेशन में लिखना है, आई राइट -1/2
dH2O2/dt plus 1/2 dH2O/dt equals to plus DO2/dt। अब तुम बोलोगे मैम इन दोनों का कैसे आपने सेम लिखा? अरे 2 मोल ऑफ H2O2 से 2 मोल H2O2 मिल रहे थे तो दोनों का रेट भी सेम होगा। So this is a general representation of rate equation। ऐसे लिखेंगे। अब तुम कोई भी इक्वेशन ले लो, मान लो N2 plus 3H2 giving 2NH3 अपनी फेमस हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? माइनस dN2/dt माइनस 1/3 dH2/dt प्लस 1/2 dNH3/dt। राइट, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के लिए हमें जब भी रेट एक्सप्रेशन लिखा होगा तो जो भी उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी रिटन इन दी डिनोमिनेटर, और हर रिएक्टेंट को नेगेटिव से और हर प्रोडक्ट को पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? इसका भी सीधा सीधा रीजन है। एक मिनट इसको सेव करते हैं और एक स्लाइड आपके सामने मैं लेती हूँ। आई नीड एन एक्स्ट्रा स्लाइड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। जस्ट अ सेकेंड। देखो, जैसे हमने अपना ये मेंशन किया कि जैसे N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3 है ना, ये हमारी रिएक्शन थी, करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में डिफर कर जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? माइनस dN2/dt माइनस 1/3 dH2/dt प्लस 1/2 dNH3/dt। ये क्या है बता रहा है हमें? जब हम पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, करेक्ट। ये क्या बता रहा है? सिर्फ ये पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट इंक्लूडिंग dN2, ये बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, या किसी किसी बुक में लिखा होगा रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ N2, ऐसे भी लिखा होगा, या रिड्यूस करके लिखा होगा रेट ऑफ रिड्यूस, ऐसे करके लिखा होगा। सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, नॉट इंक्लूडिंग द अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या बता रहा है? रेट ऑफ, ये भी अच्छा, ये भी तो ये सेम ही है, डिसअपियरेंस डिकम्पोजिशन। ये वाला NH3 वाला क्या बता रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, या हम उसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, करेक्ट है ना। तो क्वेश्चन ना यहीं पे डिफर करता है। कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हमें ना सारा, ये सारा इंक्लूड करना है, ये पार्ट सारा इंक्लूड करना है। जब हम बोले कि एवरेज रेट निकालो तो पूरा पार्ट इंक्लूड करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये चेंज अपॉन टाइम की बात करते हैं। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 1/2 से सॉल्व कर देते हैं और क्वेश्चन आता है गलत। तो ये हमें बिल्कुल भी कदापि नहीं करना है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है इसे ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, बट उससे पहले एक बार रिलेशन बिटवीन रेट टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जान लेते हैं। आई होप ये क्लियर है। इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के पास विद स्लाइड्स जाने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि यार कंटेंट सेव हो, नहीं तो लिखोगे क्या, है ना। राइट, ओके, मूविंग ऑन। रिलेशन बिटवीन रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो बेसिकली जैसे मान लो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक इक्वेशन है कि जैसे A गिविंग P है, ठीक है। तो रेट हम कैसे लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी A/dt करके लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, करेक्ट।
नाउ इफ आई हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी, क्योंकि मान लो ये गैस है, अब गैस का बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेशर. सो रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी पी ए बाई डी टी लिख सकते हैं. अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है. प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का बेस्ट रिलेशन है हमारा बाय पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. ये हमारा बेस्ट रिलेशन है ना. कैसे? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो हम लिख सकते हैं एन अपॉन वी आर टी. करेक्ट. ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. प्रेशर ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ए इनटू आर टी. ठीक है. नाउ डी बी बाई डी टी, pressure of A equals to dB by dt concentration A into RT. So I can write in the terms of minus dP by dt equals to minus dCA by dt RT. So this was the relation. इतना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर कभी कभी क्वेश्चन भी इससे बन जाए तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. पता होना चाहिए बिल्कुल, है ना. यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें. राइट. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक बार इसको सॉल्व करते हैं. एंड लेट्स चेक. हमारे पास एक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं. उन दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, घर पे सॉल्व करेंगे. करेक्ट. N2 plus 3H2 giving 2NH3, the reaction. If the rate of disappearance of H2 is 6 into 10 to the minus 6 molar per second, then calculate the rate of N2, rate and NH3. ठीक है, तो अब पहले तो ये देख लो कि पूछा क्या है हमारे पास, मतलब सॉरी गिवन क्या है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 गिवन है. पहले तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है. सो दैट इज rate equals to minus d n2 by dt equals to minus 1 by 3 dh2 by dt plus 1 by 2 dnh3 by dt. ये जो वैल्यू है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ये पता है किसकी वैल्यू है? ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू है. दिस इज द ओनली वैल्यू, सिर्फ ये, नॉट विद मल्टीप्लाई बाय 1 by 3. राइट. ओके. पता नहीं यार, बड़े अजीब सी आवाजें आ रही है. क्या ईरान वरान में अटैक उटैक तो नहीं कर रही है? सही है ना सब कुछ? ऑल गुड नो? कोई यूएस अटैक तो नहीं कर रहा है उन पे? ओम साई राम. सॉरी सॉरी. राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दे रखा है. सो बेसिकली आई कैन राइट इन शॉर्ट, ऐसे लिख सकते हैं, आर रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ N2 equals to 1 by 3 rate of H2 equals to 1 by 2 rate of NH3. ठीक है, तो अब ये वैल्यू दे रखी है, हमें सबसे पहले N2 निकालना है. तो रेट ऑफ N2 इज व्हाट, इट इज 1 by 3 रेट ऑफ H2. तो कितना हो गया, 1 by 3 6 into 10 raised to the minus 6. सो रेट ऑफ N2 कितना आ जाएगा, 2 into 10 raised to the minus 6. ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ N2. नाउ
जब आर मेंशन हो तो बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो ओवरऑल रेट अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल रेट इज रेट ऑफ N2। व्हाट इज इट? 2 into 10 raised to power minus 6। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो 2 into 10 raised to power minus 6 मोलर पर सेकेंड। अच्छा, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ NH3 है, तो रेट ऑफ NH3 कितना है अपना? 1/2 रेट ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 1/3 रेट ऑफ H2, है ना? तो रेट ऑफ NH3 इज बेसिकली 2/3 रेट ऑफ H2। निकाल दो। 2/3 into 6 into 10 raised to power minus 6, ये 2, 2 2 जो 4, 4 into 10 raised to power minus 6 molar per second। So always remember when they are saying the average rate of a reaction, rate of a reaction, तो वो पूरी बात कर रहा है, वो इसकी पूरी की बात कर रहा है, ठीक है। जब वो बोल दे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ चेंज की बात करते हैं, ठीक है। हो जाएगा। दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। मैं इसको कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दूंगी, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, एंड आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो सेपरेटली दिस स्लाइड सो दैट यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, जिन्होंने ये चैप्टर आगे पढ़ भी लिए, ठीक है। तो जिसका ये चैप्टर हो चुका है वो और अच्छे से सॉल्व कर सकता है। इसको करते हैं हम सेव, और हमारा वीडियो मस्त चलता जा रहा है। आगे की बात करेंगे, दैट इज आर बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी केमिकल काइनेटिक्स की, तो हमने देखा था कि यार किसी भी रिएक्शन का रेट बदल भी सकते हैं, मतलब किसी रिएक्शन को मैं फास्ट भी बना सकती हूँ, किसी रिएक्शन को मैं स्लो भी बना सकती हूँ। वो कौन से फैक्टर है जो किसी रेट को इफेक्ट करेंगे? कौन कौन से फैक्टर है? वी हैव नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। वी हैव concentration of reactants, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम बोल सकते हैं, या वी हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो ऐसा फैक्टर है कि मतलब हर चीज को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर तो भाई हर किसी को इफेक्ट करेगा ही करेगा, वो तो हर फैक्टर में ज्यादा आ ही जाता है। देन वी हैव द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, and then we have also the last but not the least effect of sunlight, or we can say UV rays, correct? So these are the 5 factor which can change the speed of the reaction, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? factors which can change the speed of the reaction, okay, factors which can change the speed of the reaction। so पहले फैक्टर और दूसरे फैक्टर के बारे में अभी बात करेंगे, थर्ड और फोर्थ फैक्टर और फिर फैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो अपने में अलग टॉपिक है। ये जो है ना 3 पार्ट, ये अपने में एक अलग सा टॉपिक है। जैसे हम बात करेंगे अरहेनियस थ्योरी, एक्टिवेशन कैटलिस्ट, ये सब एक्टिवेशन थ्योरी, कैटलिस्ट थ्योरी, ये सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमें जानना है सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो लाइक हाउ डज नेचर ऑफ अ रिएक्टेंट कैन इफेक्ट रेट। लेट्स टेक, जैसे अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, चलो अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को ना स्मॉल में लिखूंगी ROR। याद रखना कि अब मैं हमेशा
रेट ऑफ रिएक्शन को ROR में लिखने वाली, सो ROR इज मोर फॉर व्हाट, मोर फॉर gaseous, then liquid, then solid. Can we say like that? है ना? गैसेस के पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती है, दे आर स्कैटर्ड, they undergo reaction fast as compared to liquid and solid, hence the rate of reaction will be faster, है ना? तो बेसिकली बोल सकते हैं कि गैस के पार्टिकल, अगर सॉलिड को हम प्रेफर करेंगे रिएक्शन, तो उसको लिक्विड में देना पड़ेगा, लिक्विड को गैसेस में देना पड़ेगा. इन केस ऑफ लेट्स से अगर होमोजेनिटी की बात करें रिएक्शन की, कितना रिएक्शन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, सो विल से कि जो होमोजीनियस रिएक्शंस होती हैं दे आर ग्रेटर एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस. क्यों? मान लो मेरे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सारे गैसेस में हैं, सो उनके बीच की प्रॉक्सिमिटी लाना इज इजियर एज कंपेयर टू, अगर मान लो मेरे पास एक पार्टिकल गैस में आ गया, एक लिक्विड में आ गया, एक सॉलिड में आ गया, बताओ रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी? पहले या तो सॉलिड को गैसेस के पार्टिकल के साथ हिट करना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा, उसमें भी उसको टाइम लगेगा. लिक्विड पार्टिकल्स को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा टू फॉर्म गुड प्रॉक्सिमिटी एंड गुड होमोजेनिटी टू अंडरगो रिएक्शन. हम बोलते हैं कि होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन हैज द मैक्सिमम रेट. ऐसे भी बोला जाता है कि होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन हैज मैक्सिमम रेट. ठीक है, ये हो गया पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर आता है सरफेस एरिया. अब ये जो सरफेस एरिया वाला पॉइंट है ना, ये बच्चे लिंक नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री में सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया इज लाइक हाउ मच पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन यू हैव विद द सरफेस. एक बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया था और मैं वही आपको मैथमेटिक की टर्म बता रही हूँ. व्हाट इज हाउ मच पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन विद द सरफेस, दैट इज द सरफेस एरिया. लेट्स से ये एक पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्फेयर है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ना ब्रेक कर देती हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में. इमेजिन करो मैं इसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर दूं, तो ये कुछ मान लो ये ऐसे हो गया, है ना. अब स्पेस तो आ जाएगी उनके बीच में, राइट. अब ये जो सरफेस एरिया होता है ना बढ़ जाता है. तो बोला जाता है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को ब्रेक करेंगे स्मॉलर पीसेस में, उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ेगा, पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ती है. सो बेसिकली इफ विल से स्मॉलर द पीसेस, स्मॉलर द पीसेस, ठीक है, मोर द सरफेस एरिया, मोर द surface area, and let's say surface area बढ़ा तो point of interaction increases, hence more will be rate of reaction. Okay, right. तो surface area, physical state, we can also have like thermal stability. thermal stability की भी बात कर सकते हैं या chemical nature की भी बात कर सकते हैं. So let's say we have chemical nature of reactant. जैसे लेट्स से अगर मैं बोलूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिलेशन देखो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका मतलब है, अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी होता है कि कितना कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितनी देर तक टेम्परेचर बियर कर सकता है, हाउ मच थर्मली इट कैन बियर दी टेम्परेचर या हीट, वो कितना बेयर कर सकता है. कि लेट्स से कुछ रिएक्टेंट है जो लोअर टेम्परेचर पे ब्रेक कर जाएगा, या कुछ रिएक्टेंट है जिनको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा टू ब्रेक. जो लोअर टेम्परेचर में रिएक्शन हो रही होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. क्यों? लेट्स टेक ये टेम्परेचर है इंक्रीज कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, एक 50 डिग्री सेल्सियस पॉइंट आया और एक 80 डिग्री सेल्सियस आया. हमने क्या देखा, एक
ए मॉलिक्यूल था जो ए पे ब्रेक करा है और एक बी मॉलिक्यूल था जो 80 डिग्री पे ब्रेक किया है। तो जो जल्दी ब्रेक कर गया, जिसमें लेसर टेम्परेचर की रिक्वायर्ड हुई, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। दिस इज लेस thermally stable, hence rate of reaction increases. Okay, it depends upon number of bonds also. Rate of reaction number of bonds पे डिपेंड करता है, पर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है ये. Depends upon number of bonds to be broken. Correct, उस पर भी डिपेंड करता है. These are the factors, the nature of the reactant which can affect the rate of reaction. चलिए नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर बात करें तो अब रेट क्या है? रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. ठीक है, तो अब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है. अब वॉल्यूम की अगर बात करें तो हम कॉन्सेंट्रेशन से एक्सप्लेन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो व्हेन volume of the container increases और let's say डबल हो गई, डबल, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज या इट बिकम हाफ. अगर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई या डिक्रीज हो गई तो रेट ROR रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. सो इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, लेट्स से if volume is doubled, rate of reaction decreases. So volume और rate of reaction का रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है. अब प्रेशर का टर्म्स हमारे पास कैसे आ सकते हैं? तो प्रेशर का टर्म जैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या आ सकते हैं वैसे ही आ सकते हैं, यूजिंग द इक्वेशन PV equals to nRT. P equals to N by VRT. बार बार लिख रही हूँ जिससे तुम भी बार बार समझो. CRT मान लो एट कांस्टेंट टेम्परेचर है तो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, P is directly proportional to C. So as concentration, if P increases, concentration increases, so rate B become increases. So if pressure increases, concentration increases, rate of reaction increases. ठीक है, तो प्रेशर अगर डबल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा, है ना, ज्यादा ही होगा, 4 टाइम्स होगा. सो दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स जो हमें बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे डिफर कर सकता है नेचर से, कॉन्सेंट्रेशन लाइक वॉल्यूम या प्रेशर से. ओके, नेक्स्ट इसको सेव करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन. ज्यादा नहीं बात करेंगे इसके बारे में. अभी हमने पढ़ा था रेट एक्सप्रेशन. ये क्या है हमारा? रेट लॉ एक्सप्रेशन. इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, मतलब इसकी वैल्यू जो है इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ठीक है, वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, राइट, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल में होता है ना तो चीजें थोड़ा सा चेंज होता है, आगे देखेंगे. ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड है, बताऊंगी. यही एक्चुअली लॉ ऑफ मास एक्शन. इट सेज दैट इट इज एन एक्सप्रेशन व्हिच एक्सप्रेसेस rate of reaction in terms of concentration of reactant which each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient. दोबारा पढ़ लो. एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच आर रेज टू सम पावर. उसकी पावर में हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है फ्रॉम दी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. करेक्ट, ठीक है.
तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो मेरे पास इक्वेशन है MA plus NB giving P, where M and N are क्या होते हैं ये? Stoichiometric coefficient. अब what is the rate law expression according to the law of mass action? According to law of mass action क्या होगा? Rate is directly proportional to the concentration of A raised to power x, concentration of B raised to power y. This is called as rate law expression. Rate law expression. If we remove the proportionality sign, what we are going to add? We are going to add a constant. So concentration of A raised to power x, concentration of B raised to power y. Sorry. So I said कि एक केस हो सकता है, there is a possibility कि m is equals to x, y is equals to क्या था वो? n. हाँ, उल्टा लिख दिया ना. n equals to y. ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन पावर से सेम हो जाए. और केस दूसरा भी है जहां पे m is not equal to x, n is not equals to y. ये भी पॉसिबिलिटी, दोनों हम समझेंगे. So what are x and y? X is basically called as order of reaction with respect to A. Y is order of reaction with respect to B. इसको बोलते हैं order of reaction. K तुम्हें दिख रहा होगा. अब K क्या है? What is K? It is called as rate constant. So आज की क्लास में हमने 3 न्यू टर्म्स के बारे में सीखा. एक rate law expression, दूसरा order, तीसरा रेट कांस्टेंट. इन तीनों को हम डिफाइन करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी हो. काफी हो गई है, आई थिंक इट्स इनफ, काफी है. बस तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो, जिमिंग विमिंग करते रहो. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज द केमिस्ट्री बुक. बाय बाय गाइस, टेक केयर.